जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिटरेचर, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का करेज, या फिर जलती हुई ट्रेन्स, खून से लटपथ सड़कें और पॉलिटिकल मर्डर्स? वेस्ट बंगाल, जो कि कभी इंडिया का कल्चरल कैपिटल हुआ करता था, आज सिर्फ एक मॉडर्न ट्रेजेडी बनकर रह चुका है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां 1947 का पार्टीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जहां पहले कांग्रेस, फिर 34 साल तक कम्युनिस्ट रूल, और अब तृणमूल कांग्रेस का राज है। चेहरे बदले, झंडे बदले, लेकिन जो नहीं बदला वो था वायलेंस। आज हम वेस्ट बंगाल की उसी नाइटमेयर को डिकोड करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे क्यों यहाँ इलेक्शन का मतलब वॉर होता है, क्यों यहाँ की डेमोग्राफिक इतनी तेजी से चेंज हो रही है, और आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन हमने कंप्लीट केस स्टडी दिया है 1946 से लेकर 2025 तक का। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वकीलगिरी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1946 से हुई थी। डेट थी 16 अगस्त 1946। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने कॉल किया डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका मकसद था पाकिस्तान की मांग को मनवाना, और इसकी वजह से कोलकाता की सड़कों पर लार्ज स्केल मर्डर्स हुए। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से सिर्फ 72 घंटों में 5,000 से लेकर 10,000 तक के लोग मार दिए गए और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस समय में बंगाल के सीएम ने पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए कि आर्म्ड मुस्लिम्स के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। ये डायरेक्ट एक्शन डे नहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन डे था। और वायलेंस सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं था, ये नौखाली तक भी पहुंच गया, जो कि आज के समय में बांग्लादेश में है। वहां सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया गया और हिंदू बेटीज के साथ मास लेवल पर रेप किए गए और हिंदूज के घर भी जला दिए गए। इस क्रुएलिटी का वेस्ट बंगाल के लोगों पर उतना ही असर हुआ जितना नौखाली के हिंदूज पर। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो बंगाल की जमीन डिवाइड हुई, लेकिन लोगों के दिलों में वो नफरत की लकीर आज तक खिंची हुई है। मिलियंस ऑफ बंगाली रिफ्यूजीज वेस्ट बंगाल आ गए, और ये लोग सिर्फ अपना घर छोड़कर नहीं आए थे, ये अपने साथ वो ट्रॉमा लेकर आए थे जो आज भी बंगाल की पॉलिटिक्स में दिखता है। जब कश्मीर पर हजरत श्राइन में रैली चोरी हुआ तो उसका रिएक्शन बंगाल में देखने को मिला। ढाका में हिंदूज पर हमले हुए और उसके रिएक्शन में कोलकाता में मुस्लिम्स पे। अब बात करते हैं द कम्युनिस्ट एरा की। आजादी के बाद कांग्रेस आई, लेकिन 1977 में बंगाल का रंग बदलकर लाल हो गया। सीपीआईएम और लेफ्ट फ्रंट का रूल शुरू हुआ, जो कि 34 साल तक चला। यह दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट रूल था। लोग कहते हैं कि लेफ्ट ने वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स लाए, लेकिन वो सीपीआईएम ही था जिसने एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया इलेक्शन जीतने का, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक रिगिंग, और इसको आम बोलचाल में पॉलिटिकल वायलेंस भी कहा जाता है। 60s और 70s में मजुमदार की लीडरशिप में नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका स्लोगन था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन्स। इस दौरान सनबरी किलिंग 1970s में बाबरिज्म देखा गया, जब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारकर उनके खून से चावल पकाए गए। लेकिन 34 साल के बाद यही वायलेंस उनका अंत बना। 2007 में नंदीग्राम में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने फार्मर्स की जमीन लेने की कोशिश की। प्रोटेस्ट हुए, पुलिस ने गोली चलाई और 14 किसान मार दिए गए। दोस्तों, ये वही मूवमेंट था जब बंगाल के लोगों को लगा अब बस। लेकिन सवाल ये है, क्या सत्ता बदलने से बंगाल के हालात भी बदल गए या फिर नहीं? चलिए जानते हैं। 2011 में ममता बनर्जी आई और उनका नारा था माँ माटी मानुष। लोगों को लगा परिवर्तन आएगा। चेंज आया, लेकिन सिर्फ विक्टिम्स का, परपेट्रेटर्स अभी भी वही थे। पहले जो गूंज सीपीआईएम के लिए बूथ कैप्चर किया करते थे, उन्होंने रातों रात टीएमसी का झंडा उठा लिया, और इसका सबसे बड़ा सबूत 2013 और 2018 के पंचायत इलेक्शंस में देखा गया। जरा सोचिए, बंगाल में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस हुए, लेकिन 34 सीट पर कोई भी ऑपोजिशन नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन को डरा धमकाकर नॉमिनेशन फाइल कराने से ही रोक दिया गया। फिर हम बात करते हैं 2021 की, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकल मर्डर्स कहीं हुए हैं तो वो बंगाल में हुए हैं। एनसीआरबी 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में 47 पॉलिटिकल किलिंग्स रिकॉर्ड की गई, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और पोस्ट पोल वायलेंस में करीबन 100 से ज्यादा लोग मार दिए गए। हजारों लोग असम और दूसरे स्टेट्स में भाग गए। इसे पॉलिटिकल क्लैश कहना बिल्कुल गलत होगा।
हकीकत में ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बदला लेने की नीयत से लोगों पर हमले कराने शुरू कर दिए थे। और अब बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो अक्सर पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए इग्नोर कर दिया जाता है, इलीगल इमिग्रेशन और डेमोग्राफिक्स का। डेटा झूठ नहीं बोलता, चलिए फैक्ट्स देखते हैं। 1951 में वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन 19.85% थी। 2011 में यह बढ़कर 27.01 हो गई और 2025 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 30% क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ये ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएशन और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव है। मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और मालदा में 51% से ज्यादा। तो सवाल ये है, क्या ये एक नेचुरल बर्थ रेट है? जवाब है नहीं। इसका बड़ा कारण है इनफिल्ट्रेशन। तो जानते हैं कि इनफिल्ट्रेशन मॉडल क्या है। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर 4096 किलोमीटर लंबा है। नदियों और फॉरेस्ट होने की वजह से ये एरिया काफी ज्यादा पोरस है। एस्टिमेट्स नंबर की बात करें तो 6.2 मिलियन मतलब 62 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में हैं, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बंगाल में है। इसका मॉडल ऑपरेंडी बहुत सिंपल है। पहले तो एजेंट को 500 से 5000 तक रुपए देकर बॉर्डर क्रॉस कराओ, फिर लोकल पॉलिटिकल लीडर्स से उनको शेल्टर दिला दी जाती है और उसके बाद फेक आधार कार्ड्स और पैन कार्ड सीधा आपके हाथ में। अभी हाल ही में नवंबर 2025 में ईस्ट बरवांडा के तालाब में 1100 आधार कार्ड्स मिले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कार्ड्स जन सेवा केंद्र के करप्ट ऑफिशियल्स ने बनाए थे। इन डॉक्यूमेंट्स के दम पर इनफिल्ट्रेशन वोटर लिस्ट में घुसते हैं और फिर वोट बैंक बन जाते हैं। और इसके लिए पार्टीज नेशनल सिक्योरिटी तक के बड़े मुद्दे को भी कॉम्प्रोमाइज कर देती है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव खबर भी है। ऑपरेशन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2025 में लॉन्च किया था, जिसके डर से बॉर्डर पर रिवर्स एक्सोडस वापस लौटना देखा जा रहा है। BSF रिपोर्ट कर रही है कि ये डेली डिटेक्शन 10 से बढ़कर 100 प्लस हो चुका है। दोस्तों, जब डेमोग्राफिक चेंज होती है तो सोशल फैब्रिक फटने लगता है। अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद में हमने देखा कि कैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट के नाम पर कम्युनल क्लैशेस हुए। 150 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए, 3 लोगों की डेथ हो गई और 400 हिंदू फैमिलीज को मालदा भागना पड़ा। और कोई भी रॉयट्स अचानक से नहीं होते, इनके पीछे 3 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला, हिस्टोरिकल ट्रॉमा। दूसरा, डेमोग्राफिक एंजाइटी कि कहीं मुस्लिम्स वापस माइनॉरिटी ना बन जाए। और तीसरा, वीक पुलिस। जब पुलिस एक्शन नहीं लेती तो मॉब का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है और पॉलिटिक्स और रॉयट्स के शोर में एक आवाज हमेशा दब जाती है, वेस्ट बंगाल की औरतों की आवाज। वेस्ट बंगाल, जो कि देवी की पूजा के लिए जाना जाता है, आज वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में कहाँ खड़ा है? NCR भी कहता है कि बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन कंसिस्टेंटली टॉप 3 पे है। लेकिन सबसे डरने वाली बात क्राइम्स नहीं है, कन्विक्शन रेट है। 2023 की बात करें तो रेप और वुमेन रिलेटेड क्राइम्स में कन्विक्शन रेट 3.7% था। मतलब अगर 100 क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं तो उसमें 96 क्रिमिनल्स तो बचकर निकल जाते हैं। बंगाल में इतना हाई एक्विटल का रीजन है पुलिस प्रोटेक्शन, गवाहों को धमकाना और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमी होना। बंगाल में अक्टूबर 2025 की दुर्गापुर केस और एसिड अटैक स्टैटिक्स, जहां बंगाल नंबर 1 पर है, यह साबित करता है कि सिस्टम पूरा सड़ चुका है। हाल ही में 2025 में आर्जिकर केस में एक फीमेल डॉक्टर का हॉस्पिटल में रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर अपराजिता बिल की तो बात होती है और डेथ पेनल्टी की भी बात की जाती है, लेकिन जब पुलिस पॉलिटिकल टूल बनकर रह जाए तो लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ कागजों पर दिखता है। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, जिनमें से पहला है पुलिस रिफॉर्म, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह जजमेंट को यहाँ भी लागू करने की सख्त जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन विंग और लॉ एंड ऑर्डर विंग को अलग अलग रखना पड़ेगा ताकि पुलिस पॉलिटिशियंस का पपेट ना बनकर रह जाए। दूसरा है बॉर्डर सीलिंग और NRC। यहाँ बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट होनी चाहिए विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, सेंसर्स। और जो NRC असम में आधा रह गया वो वेस्ट बंगाल में पूरे तरीके से लागू होना चाहिए, बिना किसी रिलीजियस बाइस के, सिर्फ सिटीजनशिप के आधार पर। तीसरा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब सिर्फ बोर्ड लगाना नहीं है, हमें जजेस की वैकेंसी को फिल करना होगा ताकि कन्विक्शन रेट 3% से बढ़कर 50% तक तो एटलीस्ट जा सके। और चौथा और सबसे जरूरी है वोटर अवेयरनेस। पब्लिक जब तक वायलेंस को रिजेक्ट नहीं करेगी
तब तक पार्टीज इन गुंडों को पालती रहेगी। तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जिस वेस्ट बंगाल ने देश को वंदे मातरम, जनगण मन दिया, आज उसी बंगाल को हमारी जरूरत है। यह लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम या बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं है, ये लड़ाई है रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल ऑफ गूंस की। अगर आपको ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें बंगाल की रियलिटी जाननी है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और सोशल और लीगल इशू के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।